हिमालयात् समारभय यावत् इंदु सरोवरम तम देव निर्मित देशम हिंदुस्तान प्रचक्षते। यानी कि हिमालय से सिंधु झील तक देवताओं द्वारा बनाए गए उस स्थान को हिंदुस्तान कहा जाता है। आज का हमारा टॉपिक होगा अखंड भारत। सिंदूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें, बलिदान करें। जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। अखंड भारत यानी कि एक यूनिफाइड इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसके अंदर अगर ऊपर से देखें तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, तिब्बत, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका जैसे देश आते हैं। आइए देखते हैं अखंड भारत की हिस्ट्री और कैसे ये हमसे जुड़ी हुई है। आज से करीब 2300 साल पहले अखंड भारत का सपना देखा था चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो कि उन्हें चाणक्य ने दिखाया था। उन्होंने छोटे छोटे टुकड़ों, रियासतों और राजाओं को हराकर पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को एक किया था। आखिर कब बटा हमारा भारत? इसकी शुरुआत होती है 7th सेंचुरी एडी से, जब अरब और तुर्क्स ने अफगानिस्तान को अलग कर लिया। इसी के साथ साथ मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध यानी कि पाकिस्तान को भी अलग कर दिया। इसके बाद पंजाब और मुल्तान में भी राजा जयपाल और आनंद पाल को हरा दिया जाता है और वह हिस्सा भी भारत से अलग हो जाता है। इसके बाद नेपाल और भूटान भी अलग हो जाते हैं। इसके बाद फिर चाइना में तिब्बत भी अलग हो जाता है और चाइना तिब्बत को 1951 में एक्वायर कर लेता है। इसके बाद म्यांमार, जो कि पहले बर्मा नाम से भी जाना जाता था, यानी कि बर्मा मतलब ब्रह्म देश, वह भी अलग हो जाता है। ब्रिटिशर्स उसे अलग कर देते हैं। और ऐसे ही श्रीलंका की हिस्ट्री तो आप जानते ही होंगे, जो कि रामायण काल से जुड़ी हुई है। 1958 में वह भी एक अलग राष्ट्र बन जाता है और इस तरह महान अखंड भारत खंडित होता जाता है। विनायक दामोदर सावरकर ने 1971 में कहा था कि कश्मीर से रामेश्वरम तक, सिंध से असम तक अखंड भारत है। आज़ादी से पहले आरएसएस, हिंदू महासभा और सेम आइडियोलॉजी रखने वाली कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का मानना था कि ब्रिटिशर्स की राजनीति ही यही है कि फूट डालो और राजनीति करो, यानी कि डिवाइड एंड रूल। आखिर क्या फायदा होगा अखंड भारत का? आइए कंपेयर करते हैं अखंड भारत को बाकी की दुनिया से। अगर अखंड भारत बनता है तो इंडिया की जीडीपी, जो कि अभी $3 ट्रिलियन है, वह अखंड भारत बनने के बाद $4.2 ट्रिलियन हो जाएगी। पर स्टिल यूएसए और चाइना से हम काफ़ी पीछे होंगे। इसके बाद पॉपुलेशन पर भी हम फर्स्ट नंबर पर हो जाएंगे। इसके साथ साथ अफगानिस्तान की वजह से हमारा यूरोप और बाकी दुनिया से अच्छा कनेक्शन हो जाएगा। पाकिस्तान के हमें पोर्ट्स मिल जाएंगे। नेपाल और तिब्बत से हमें वाटर रिसोर्सेज। इसके साथ साथ म्यांमार की वजह से हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी अच्छी होगी। बांग्लादेश का हमें टेक्सटाइल मिल जाएगा और इसके साथ साथ वह सब भी हमारे रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ कर सकेंगे और इससे हमारी जीडीपी भी अच्छी होगी और इकोनॉमी भी बहुत अच्छी बूस्ट होगी। क्या यह सब पॉसिबल है? अगर हाँ तो कैसे? मोहन भागवत जी का कहना है 15 साल में बनेगा अखंड भारत, जो इसके रास्ते आएंगे वह मिट जाएंगे। क्या मिलिटरली अखंड भारत बनाना पॉसिबल है? मेरी राय में माने तो नहीं, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, जिससे न्यूक्लियर डेटरेंस क्रिएट होता है। न्यूक्लियर डेटरेंस की वजह से एक फुल स्केल वॉर पॉसिबल नहीं है, यानी कि मिलिटरली तो हम अखंड भारत नहीं बना सकते। सेकंड ऑप्शन है डिप्लोमेटिकली, लेकिन 2014 के बाद इंडिया के फॉरेन रिलेशन वर्स्ट स्टेज पर है। नेपाल जैसी छोटी कंट्री भी हमें मिलिटरली अटैक करने की धमकी देता है। हमें अपनी फॉरेन पॉलिसीज को सुधारने की जरूरत है और अपने नेबर्स से अच्छे रिलेशन बनाने की जरूरत है। थर्ड इसका ऑप्शन आता है रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाकर। सार्क और बिम्स्टेक जैसी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस फेल हो चुकी है। अगर हमें ऐसी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बनानी है तो उसे सीरियसली फॉलो करना पड़ेगा।
और इंडिया को एज अ गुड लीडर उसमें रोल प्ले करना पड़ेगा। अंत में इतना ही बोलना चाहूँगा कि अखंड भारत बेस्ड होना चाहिए इक्वालिटी पर, म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर, ना कि हिंदू धर्म पर।